हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस एसएमसी सीरीज़। इसके अंदर हम रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है? रिस्क मैनेजमेंट की एक्चुअली ज़रूरत ही क्यों होती है? सबसे पहले ये वाली बात कर लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि मे बी आपकी स्ट्रेटजी का विन रेट 95% हो। वेल इट साउंड्स सो आइडियल और ये रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन फिर भी कह देते हैं आपकी स्ट्रेटजी का विन रेट 95% है। आप 95% टाइम्स मार्केट के अंदर करेक्ट प्रेडिक्शंस करते हो। लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते तो इवन इफ़ योर विन रेट इज़ 95%, तो भी आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं रह सकते, आप प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। आप एट द एंड अपना अकाउंट लिक्विडेट कर लोगे। अब रिस्क मैनेजमेंट करनी कैसे होती है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है, ठीक है, आपके पास $10,000 हैं इन ट्रेडिंग, तो आप इसका 1%, ओनली 1% रिस्क करते हो, जो कि 10,000 का 1% बनता है $100। ठीक है, $100 पर ट्रेड आप रिस्क करोगे और डिपेंड करता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या रहता है। मैंने जिस तरह की आपको ट्रेड्स दिखाई हैं और जिस तरह की सिखाई हैं, उस हिसाब से आपका विन रेट 1:3, 1:4 या 5 के अराउंड रहना चाहिए। 1:1 या 1:2 नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो आप $100 पर ट्रेड रिस्क करोगे, आपका एसएल $100 रहना चाहिए। मतलब कि अगर आप कोई ट्रेड उठा रहे हो तो मैं 1% रिस्क आपको समझाता हूँ क्या होता है। आपके पास $10,000 का अकाउंट है और आपने एक ट्रेड उठाई है जिसका स्टॉप लॉस बनता है कुछ 200 पिप्स कह लो। ठीक है, मैं भी एक अनरियलिस्टिक अप्रोच रख के बैठा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आपका जो ये 200 पिप्स हैं, यहाँ पे अगर मार्केट जाए तो आपकी वॉलेट से सिर्फ $100 जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है और आप एक ट्रेड लगा रहे हो तो उसका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, चाहे वो 200 पिप्स का हो, 400, 500 पिप्स, जितने तक का भी हो। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप एस एम सी फॉलो करते हो तो आपका 50 पिप्स से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होता। तो आपको बस याद रखना है कि आपने अपना लॉट साइज़ फिक्स नहीं कर देना, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आप 0.02 से ज़्यादा लॉट साइज़ उठाओ ही ना, या इस तरह की ब्ला ब्ला जो भी बातें करते हैं। तो वो चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देगी। एट द एंड ऑफ द डे वो आपको चीज़ फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं देगी। तो आप अपना लॉट साइज़ बार-बार चेंज करोगे, लेकिन आपने चेंज करने का तरीका क्या रखना है कि आपका एंड पे ये जो ये लास्ट पॉइंट है, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस के जितने डॉलर जाने चाहिए वो $100 होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर $100 ज़्यादा है, तो फिर आप रिस्क मैनेजमेंट में कोई गलती कर रहे हो और आपकी रिस्क मैनेजमेंट इधर ऐसी ही रहनी चाहिए। अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है, अगर आपके पास $5,000 का है या $1,000 का है या $500 का है, तो उसके हिसाब से रखो। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके फंड्स कम है, ठीक है, आपके, सपोज मैं कह लेता हूँ कि आपके पास $100 है, ठीक है, तो आपका 1% रिस्क $1 रहेगा। मैं आपको रिस्क कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ। व्हाट इज द 1% ऑफ $100? ठीक है, तो $1 है। और ये मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि आप देख सको कि $100 का 1% एक्चुअल में $1 है या नहीं। मैंने आपको ये इसलिए दिखाया ताकि आप के पास जितने भी फंड्स हैं, 500 हैं, कुछ के पास इस तरह के सिम्स हैं, तो उनको उसका भी 1% निकालना आ जाए। तो आपका जो स्टॉप लॉस है, एक स्टॉप लॉस, वो आपका इतना रहना चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस पहले आपने मेंटेन करना है, टीपी बाद में। सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस देखना है कि आपके कितने डॉलर का बन रहा है। इस तरह आपने 1% निकालना है किसी भी चीज़ का। अब मुझे पता है मोस्ट ऑफ द लोग जो अभी ये कोर्स देख रहे हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो $10,000 का एक अकाउंट नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑब्वियसली मैं भी नहीं कर सकता था, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो इस चीज़ का एक तरीका है, आप फंडेड अकाउंट्स की तरफ जाओ। फंडेड अकाउंट्स, एफटीएमओ देख लो। ठीक है, फंडेड अकाउंट्स पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं फंडेड अकाउंट्स होते क्या हैं। ठीक है, फंडेड अकाउंट्स, फंडेड अकाउंट्स होते हैं कि जो पैसा होता है वो आपको कोई कंपनी देती है।
ठीक है? और आप उस पैसे को ट्रेड करके जितना भी आप बनाते हो उसका 20% फंड, जो 20% फंड्स हैं, वो कंपनी लेती है और 80% फंड्स आपके पास जाते हैं। आपकी इनिशियल लिक्विडिटी सॉरी, माय टंग इज़ जस्ट स्लिपिंग सो मच, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आपकी इनिशियल इक्विटी आपको वो $5000 देते हैं, ठीक है? तो उसके ऊपर आप जितना भी बनाते हो, गेस इमेजिन कर लो कि आप $500 यानी कि 10% बनाते हो मंथली, तो उनमें से आपको उनको देने पड़ते हैं 20%, ठीक है? 80% आपकी पॉकेट में जाएँगे और 20% उनके। जैसे $400 जो होंगे वो आपके होंगे और बाकी के जो $100 होंगे वो आपको कंपनी को देने पड़ेंगे, वो खुद ही काट के ही आपको $400 सेंड करते हैं। तो फंडेड अकाउंट्स वर्क कैसे करते हैं? लेकिन इसके अंदर एक कैच है। इसके अंदर कैच क्या है कि आपको पहले उनको भरोसा दिलाना पड़ता है कि आप पैसे बना सकते हो। उसके लिए एक चैलेंज होता है। चैलेंज क्या कहता है? चैलेंज कहता है कि आपको पहले 8% बनाना है फर्स्ट फेज़ में, अगर 2 स्टेप वाला चैलेंज लेते हो। पर सेकंड फेज़ में 5% बनाना है तो ही आपके ऊपर वो पैसे लगाएँगे। ठीक है? तो ही आपको वो रियल फंड्स देंगे ट्रेड करने के लिए। आई एम सॉरी। तो आपको पहले उनको प्रूव करना पड़ेगा कि आप फंड बना सकते हो, आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। फिर उसके बाद फर्म सिलेक्शन पे चलते हैं। मैं नहीं कहता कि आप एफटीएमओ का अकाउंट लो, मैं बस आपको एक तरीका दिखा रहा हूँ कि एक फर्म की जजमेंट कैसे करते हैं। आपने किसी भी फर्म का नाम लिख देना है, जैसे मैं एफटीएमओ लिख देता हूँ, एफटीएमओ नहीं तो फंडिंग पिप्स लिख देते हैं, ठीक है? फंडिंग पिप्स बहुत ही ज़्यादा अभी ट्रेंड में चल रही है, तो उसका देख लेते हैं, ठीक है? अपने ट्रस्ट पायलट लिखना है उसके आगे और आपने देखना है उसकी ओवरऑल रेटिंग क्या है। अगर उसकी ओवरऑल रेटिंग जो है वो 3.5 स्टार से ऊपर है, तो इट्स अ डिसेंट रेटिंग। और साथ आपने रिव्यूज़ भी देखने हैं। अगर रिव्यूज़ 1000 के अंडर हैं, 2000 के अंडर हैं, तो वो फेक रिव्यूज़ भी हो सकते हैं। आपको एटलीस्ट 5000 के ऊपर रिव्यूज़ चाहिए, 5, 6, 7000 इस तरह ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे जिस फर्म के बारे में। आप सिर्फ़ उसी का अकाउंट लें और फिर उसके बाद आप उनके सारे रूल्स चेक कर लें, ठीक है? अगर मैं फंडिंग पिप्स का अकाउंट लेता हूँ, तो मैं फंडिंग पिप्स रूल्स लिख देता हूँ, तो इस तरह ये सारे रूल्स आ जाएँगे, ठीक है? एक्चुअली दीज़ आर नॉट द रूल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। इनके फंडेड के बाद कुछ रूल्स होते हैं, जैसे आप न्यूज़ ट्रेड नहीं कर सकते, इस तरह के रूल्स जो होते हैं, वो सारे रूल्स आप पढ़ लें एक दफ़ा, ठीक है? कोई भी फर्म ले रहे हैं, मैं नहीं आपको रिकमेंड करता कि आप फंडिंग पिप्स लें, मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप एफटीएमओ लें, आपका जो दिल कर रहा है, आप वो वाला ले लें, ठीक है? ये रहे इसके सारे रूल्स वगैरह। इधर ये वाले रूल्स आपने हर एक फर्म के ये वाले रूल्स सारे अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। जैसे और अबाउट द कंसिस्टेंसी एंड द डिसिप्लिन, नो नीड टू रश, यू डोंट बिल्ड अ लाइफ इन अ डे, इस तरह के इनके जो रूल्स हैं, ये सारे रूल्स आपने पढ़ने हैं। ये सारे के सारे रूल्स आपने पढ़ने हैं। कोई भी किसी भी फर्म का अकाउंट लेते हैं तो अपने सारे रूल्स पढ़ने हैं और इंशाल्लाह वी विल बी मेकिंग और ऑन फर्म, ठीक है? थोड़ी बात वगैरह चल रही है तो शायद हम अपनी एक फर्म बनाएं और फिर आप उस पे अपने अकाउंट्स वगैरह दे सकते हैं और उसके ऊपर हम अपना प्रॉफिट स्प्लिट वगैरह कर लेंगे। लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा, तो अभी आप अभी के लिए कोई भी फर्म वगैरह लें और ये वाली चीज़ें जो मैंने सिखाई हैं, इनके साथ आप ट्रेडिंग वगैरह शुरू करें। और 2 लेक्चर्स इंशाल्लाह आ रहे हैं और वो एसएमसी सीरीज़ से रिलेटेड नहीं है। आप अभी ट्रेड लेने के काबिल हो चुके हैं। जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली लेते हैं तो आप ट्रेड लेने के काबिल हो चुके हैं और आप एक इंशाल्लाह एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं उन चीज़ों से, अगर 1% रूल को नज़र में रखते हैं। क्योंकि 80% ऑफ द टाइम्स आपके जो स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे होंगे, वो आपके सेटअप की वजह से नहीं हो रहे होंगे, वो आपकी साइकोलॉजी की वजह से हो रहे होंगे। साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ये वाले सेटअप्स वगैरह कोई भी सीख लेता है, मेन चीज़ जो है ट्रेडिंग में वो आपकी साइकोलॉजी है। तो उसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने 30 डेज़ या 90 डेज़ इस तरह आप एक टाइम पीरियड सेट कर लें, जिसमें आप रोज़ लाइव मार्केट को देखें, डेमो पे ट्रेड करें पहले, ठीक है? अपना एक एक्सपीरियंस गेन करें, कॉन्फिडेंस डेवलप करें और फिर अपने रियल फंड्स के ऊपर आएँ। फंडेड अकाउंट्स लें या अगर आप
अगर आप अमीर हैं तो फिर आप कर सकते हैं, आप अपने रियल अकाउंट पे ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।